हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरकेज एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता होगी, जो ऑलरेडी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं ऑनलाइन, जिनकी क्लासेस होती है, वहाँ पे हमने जो सिलेबस में से आपके जेके एसएसबी सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसमें जो सिलेबस दिया गया है उसमें हमने ऑलरेडी जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और कुछ इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स थे वो खत्म करे हैं, और जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो भी हमने वहाँ पे खत्म किया है। और वहाँ पे हमने जो है जे एंड की हिस्ट्री भी जो है कुछ उसमें भी स्टार्ट किया है, कुछ टॉपिक्स उसमें भी खत्म हो चुके हैं। राइट। बाकी साइंस के टॉपिक्स भी हमने ऑलरेडी वहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो ये हमने एक मॉक टेस्ट, जो हम डेली मॉक टेस्ट वहाँ पे ले रहे हैं, उसके जो वीडियोज हैं हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, सो दैट आप भी जो है इस चीज़ का बेनिफिट ले सके। आप भी जो क्वेश्चंस हमारे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर सके, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको जो एग्जाम में आते हैं वो भी आप कर सकेंगे। राइट। इन केस आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे आपको इनके जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो आपको मॉक टेस्ट की पीडीएफ है वो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी जेके एसएसबी की कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे जनरल नॉलेज जो है हर एक एग्जाम के लिए सेम रहती है, तो आप उन एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए भी बेनिफिशियल है। और इन केस आपने पहले से पढ़ रखी है हिस्ट्री, जियोग्राफी या कोई भी जनरल नॉलेज या कोई भी जीके आपने पढ़ रखी है, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, आपका प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगा। राइट। और मीनवाइल आपको बताना चाहूंगा, इन केस आपने नहीं भी पढ़ी है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ ये एमसीक्यूज जो है डिस्कस किया करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनकेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है। और कमेंट में आप हमें अपना स्कोर भी बता दीजिएगा कि कितना आपने स्कोर किया है इन क्वेश्चंस में से। तो ये अभी जो है एमसीक्यू टेस्ट जो सेकंड वहाँ पे हो रहा था, उसका वीडियो है। इससे पहले जो एक टेस्ट हुआ है उसका वीडियो भी आपके साथ जल्दी ही जो है वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में जाके मिल सकता है। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जो है जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना जो टॉपिक है, अपने जो एमसीक्यूज है उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे रखे हैं ऑलरेडी जो इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी साइंस या एनवायरमेंटल साइंस जो हमने कवर किया है, उसके एमसीक्यूज यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। जिसमें हिस्ट्री हम पहली बात करेंगे हिस्ट्री में से, जिसमें से द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वॉज। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि वो कौन सी फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्ट करी थी गांधी जी ने। सो इसमें से ऑप्शंस जो दिए गए हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिगो मूवमेंट, साल्ट मूवमेंट। तो अगर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ रखी है कि हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी पढ़ रखी है, क्विट इंडिया मूवमेंट भी पढ़ी है, इंडिगो मूवमेंट अगर आपने नहीं पढ़ी है क्लास में, तो इंडिगो मूवमेंट के बारे में भी यहाँ पे चीजें बताना चाहूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसका बता देता हूं। इसका आंसर जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है कि ये मूवमेंट जो स्टार्ट होती है 1920 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, 1920 में ये स्टार्ट होती है। और इसका रीजन क्या होता है स्टार्ट होने का? जब आपने पढ़ा होगा कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो होता है 13 अप्रैल 1919 में। राइट। तो वो होने के बाद, जैसे ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद ही ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट करी थी गांधी जी ने, इट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट। इससे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो है स्टार्ट करी थी, या आपने देखा होगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है स्टार्ट करी थी। वो चीजें हमने ऑलरेडी देखी है। बट जो मास मूवमेंट थी जिसमें बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन हुए थे, दैट वाज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। राइट। आई होप यहाँ पे सब चीजें आपको जो है क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की मैं बात करूं, इसको विड्रॉ कब किया गया था, ऐसे एक क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है जेकेएसएसबी के द्वारा, कि इसको जो है फिर से विड्रॉ किया जाता है, बिकॉज एक चोरा चोरी इंसिडेंट जो होता है वो हो जाता है, जिसमें क्या होता है, एक यूपी में जो मॉब होता है, एक मॉब आता है और वो पुलिस पे अटैक करता है, और 23 पुलिसमैन जो होते हैं ब्रिटिशर्स के, वो इसमें उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। इस वजह से फिर ये मूवमेंट गांधी जी को, क्योंकि इनका जो गलत फायदा उठाने लगे लोग, इस वजह से इनको ये मूवमेंट जो है विड्रॉ करनी पड़ी। दैट वाज जो विड्रॉ इन्होंने करी थी, इट वाज 12 फरवरी। जब विड्रॉ करी थी 12 फरवरी 1922 में इन्होंने विड्रॉ करी थी। और चोरा चोरा इंसिडेंट जो हुआ था, इट वाज 5 फेब 1922। राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिलेटेड। बाकी जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स, अगर मैं वो यहाँ पे सारी चीजें बात करने बैठूं तो ये वीडियो आपके लिए जो है लंबा हो जाएगा, जिसमें फिर से आपको उतना ही टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा जो आपने ऑलरेडी क्लास में दिया हुआ है। इनकेस आपने नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा सा आप इसको जो है हमारे जो नोट्स अगर चाहिए या कोई भी स्टडी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, उस पर थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं, सो दैट चीजें याद रखने के लिए। राइट। इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपको डेट्स याद रखने, कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट करी थी, लीडर कौन थे, और क्या इसका जो बेस था ये क्यों स्टार्ट हुआ था, और फिर ये विड्रॉ क्यों हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्विट इंडिया मूवमेंट की, ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? इट्स 1942। एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको इसको बताऊं, दैट इज 8 अगस्त 1942 में ये स्टार्ट होती है। इसको हम और कुछ नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन भी इसको जो है इस नाम से भी जाना जाता है, वर्धा प्रपोजल या लीडर लिस्ट रिवोल्ट भी जाना जाता है। जैसे हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा है कि इसके जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया है। ये स्टार्ट कहाँ पे होती है? बॉम्बे पे स्टार्ट, बॉम्बे से जो है ये बॉम्बे से स्टार्ट, बॉम्बे जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है वहां पे,
दैट इज गोवालिया टैंक मैदान। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसी मोमेंट में जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इस मोमेंट में गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई का। वो भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में, डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? गांधी जी ने इसी मोमेंट में वो दिया था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंडिगो मूवमेंट की, इंडिगो मूवमेंट बेसिकली क्या होती है? इंडिगो रिबेलियन भी इसको बोला जाता था, जो बंगाल में स्टार्ट हुई थी। एक पीजेंट मूवमेंट थी, ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, एक रिवोल्ट हुआ था, फार्मर्स जो थे वो अगेंस्ट जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जिन्होंने फोर्स किया था उनको कि आप क्या करें कि आप इंडिगो जो प्लांट्स है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत ही आप इनको प्लांट कर सकते हैं, विच वर नॉट लाइक जो फेवरेबल नहीं थे फार्मर्स के लिए। इस वजह से ये मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। इट वाज अबाउट 19 1859, सॉरी 1859 में ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एक साल्ट मूवमेंट, जो मैंने आपको बोला था 1930 में क्या हुई थी, साल्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जिसको साल्ट सत्याग्रह भी के नाम से भी जाना जाता है, या हम इसको जो है डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी। ये 12 मार्च 1930 में हुई थी, 12 मार्च 1930 में ये हुई थी। ठीक है, आई गेस ये क्लियर होगी सबको ये चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये हो जाता है आपका जो सार्टलेस मूवमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अब्बास तैयब जी जो थे, फिर वो लीडर बन गए थे जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, जो लीड कर रहे थे साबरमती आश्रम से ये हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है, तो एक रिवीजन आप इसको देख सकते हैं याद रखने के लिए चीज़ें। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो भी आप याद रखेंगे, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, इन केस हमने ये क्लास में नहीं डिस्कस किया होगा, वहाँ पे जब मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बोला था कि वाइस रॉय कौन थे वहाँ पे? लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो जो थे वो वाइस रॉय थे। और इन्होंने बोला था तब जब ये स्टार्ट हुई थी, इन्होंने क्या बोला था कि जो बाई फार द मोस्ट सीरियस रिबेलियन जो हुई थी 1857 के बाद, वो यही थी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या बोला था इन्होंने? बाई फॉर द मोस्ट सीरियस रेबेलियन सिंस 1857। ठीक है, ये किसके लिए बोला था? क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए बोला था। किसने? वॉइस रॉय लेथगो में। मे बी आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये किसने बोला था, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे हम। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? मैंने क्या बोला था अभी? सबसे पहले इन्होंने क्या करी थी? चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले स्टार्ट करी थी 1917 में। ठीक है, 1917 में इन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करी थी। तो चंपारण बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है इन बिहार, राइट। और ये क्या थी बेसिकली? ये चंपारण सत्याग्रह ये भी एक फार्मर्स अपराइजिंग थी अगेंस्ट द इंडिगो कल्टीवेशन, उसके रिगार्डिंग थी। ठीक है, और इसमें इसके बाद इन्होंने जो है ना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में करी थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहाँ पे मैंने बोला था कि वहाँ पे क्या हुआ था, ये एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था बेसिकली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जिसमें वर्कर्स जो डिमांड कर रहे थे कि उनके जो वेजेस है उनमें 35% हाइक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी गांधी जी ने जो है स्टार्ट, यही गांधी जी ने ही स्टार्ट करी थी। ठीक है, इनके साथ वर्कर्स के साथ। उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह जो मैंने आपको पढ़ाया था जब हम अगस्त ऑफर पढ़ रहे थे 1940 का, जो फेल हुआ था, उसके बाद इन्होंने क्या करी थी? इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करी थी सितंबर 1940 में। और उसको जो पहले जो स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है, जिन्होंने पहले ये अपनाया, तो उनका नाम क्या था? विनोबा विनोबा भावे। उसके बाद बरदौली सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं, बरदौली सत्याग्रह को जो लीड करने वाले थे, ठीक है, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये भी क्या थी? ये भी एक डिमांड थी कि कैंसलेशन, आप जो है कैंसलेशन, एक वहाँ पे एक टैक्स लगा था 22% जो हाइक हुआ था टैक्स में। ठीक है, उसकी कैंसलेशन की डिमांड थी। तो इसी में ये जो लीड करने वाले थे बंदे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये हुई थी 12 जून 1928 में। ये भी आप याद रख लीजिएगा, करेक्ट। तो ये आपका हो जाता है चंपारण सत्याग्रह, इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हु ड्रिव महात्मा गांधी's attention towards the exploitation of the peasants by the European indigo planters? मैंने अभी बोली कि जो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स की तरफ से, ठीक है, उसके बारे में क्या बोला था? गांधी जी को किसने इनवाइट किया था यहाँ आने के लिए, जो चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करने के लिए? वो बंदे थे राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने इनको इनवाइट किया था। और ये कब होता है? ये कौन से सेशन में ये इनको इनवाइट कर लेते हैं? ये एक 31st सेशन होता है, 31st सेशन होता है, जिसको हम लखनऊ सेशन भी कहते हैं, जो 1916 में हुआ था, राइट।
ये ऑलरेडी हमने जो आईएनसी के सेशंस पढ़े थे, लाइक 1916 वाला सेशन, जिसमें दादा भाई नौरोजी लीड कर रहे थे, और वहाँ पे क्या बोला था गया था, स्वराज इज दैट इज स्वराज का वर्ड जो है पहली बार यूज किया गया था। ठीक है, वो चीज़ भी आप याद रख लेंगे, वो आईएनसी सेशंस भी याद रखनी जरूरी है हमारे लिए। तो बात मैं अगर यहाँ पे करूँ, जो यहाँ पे बात हो रही थी क्वेश्चन की कि किसने अटेंशन गांधी जी का इसमें जो है ले लिया कि आप यहाँ पे आइए, तो वो थे राजकुमार शुक्ला। उसके बाद हु इनवाइटेड गांधी जी टू द चंपारण, दैट इज अगेन द सेम राजकुमार शुक्ला ही थे वो जिन्होंने इनको इनवाइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी क्वेश्चन नंबर 5, एट विच प्लेस इन बिहार गांधी जी हैड हिज फर्स्ट सत्याग्रह। जो मैंने बोली थी कि ये चंपारण ही थी, चंपारण जगह थी बिहार में, वहीं पे ये स्टार्ट हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू। अब देखो चंपारण सत्याग्रह जो थी ये किस रिलेटेड थी, दैट वाज तिनकाठिया। तिनकाठिया बेसिकली क्या था, जब हम बोलते हैं इनको थ्री कथास भी बोलते हैं, ठीक है, थ्री काठास, सॉरी थ्री काठास इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थ्री काठास भी इसको बोलते हैं। अब ये बेसिकली क्या था, इनको बोला गया था कि जो आपके पास 20 काठास अगर है, ठीक है, 20 काठास ऑफ लैंड अगर है, आपको सिर्फ जो ग्रो करना है इंडिगो, वो सिर्फ आप 3 काठास में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये इनको बोला गया था जो फार्मर्स थे, इस वजह से फिर ये एक्सप्लॉयटेशन वहां पे हो गया था स्टार्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये एक काठास क्या होता है, काठास में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है लैंड में, लैंड का, वही है ये, बाकी कुछ नहीं है। बस आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि तिनकाठिया वाज द, इट वाज रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह। और यहाँ पे देखो द सिस्टम ऑफ तिनकाठिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारा, ये क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बाय द पीजेंट ऑन 320 पार्ट ऑफ लैंड। इसका जो ऑप्शन है ए है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सेम देखने को मिल रहे होंगे। ये बेसिकली स्टार्ट है, स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चन थोड़ा लेवल में भी डाउन आ जाए, बट आगे आपको लेवल जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सो हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सो दैट हमारा वीडियो जब भी यहाँ पे अपलोड हो आपको पहले वो नोटिफिकेशन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेता हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो कौन इनके साथ थे, तो राजकुमार शुक्ला। तो ये ऑब्वियसली हमने ऊपर भी ये क्वेश्चंस देखे हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन आया है हु दोज हु जॉइंड महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह इंक्लूडेड। तो इनमें से कौन थे, दैट वाज राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये दो बंदे जो थे इनके साथ इसमें इन्वॉल्व थे, इन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द पर्सन नॉट कनेक्टेड विद चंपारण मूवमेंट वाज। वो बंदा जिन्होंने इसके साथ, जो चंपारण सत्याग्रह के साथ कनेक्टेड नहीं थे, दैट वाज जयप्रकाश नारायण। तो पॉलिटी में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ठीक है, हमने वहां पे एक्ट सारे पढ़े हैं। ठीक है, जब हमने 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट से आगे सारे एक्ट्स पढ़े हैं, उसके पहले हमने देखे कौन कौन से यहाँ पे जो लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, 1773 जब बैटल बॉक्सर बैटल ऑफ पॉलिसी, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी है, तो उनको भी याद रखना जरूरी है, कहीं ना कहीं उनमें से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए। तो मैं बात यहाँ पे अभी अपने क्वेश्चन पे करूँ, ठीक है, इनकेस में सारी चीजें यहाँ पे फिर से रिपीट करने लगूँ वो तो मे भी लंबा हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, जो क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने बोला था कि आपका यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो होता है, जिसमें क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला था कि वहां पे आपका गवर्नर जनरल क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तब तक क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसके बाद यहाँ पे बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर हम इसको बोलें फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, वो चीज भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इसमें हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, एबॉलिश जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने ऑलरेडी स्टार्ट करी होती है, वो भी इसमें खत्म हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं क्या बन जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल टू जो अफेयर्स होते हैं ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका रेगुलेट या कंट्रोल करने का पहला स्टेप ये बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजंस वाज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। Next question is, which is the first definite step to provide parliamentary control over East India Company was taken by. So वो कौन सा एक्ट था, that is again East India जो regulating act था 1773 में। इसी में जो मैंने अभी बोला था कि ये first step of centralization जब मैंने बोला था, और इसमें ही वो first जो parliamentary control दिया गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसी एक्ट में वो बोला गया था, which is question number 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, which is the consider the following statements। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द ईस्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोलते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू, किस लिए वो इन्होंने पास किया था। सो कोई ऑप्शंस हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है, एस्टैब्लिशमेंट पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमने ऊपर ही देखा, राइट। उसके बाद मेक द गवर्नर जनरल, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको, हाँ बिल्कुल गवर्नर ऑफ बंगाल, इसमें से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। एंड ऑफ डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड जो डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो लाया गया था, किन्होंने लाया था, वो रॉबर्ट क्लाइव थे, वो यहाँ पे खत्म हुआ। आपके लिए क्वेश्चन है कि 1773 में जब गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, वो कौन थे, उनका नाम लिखना है आपको, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे। ठीक है, वही लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी थे। तो आप ऑप्शन, तो आप मुझे कमेंट्स में ये आंसर बता दीजिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन अभी बन रहा है वो तीनों जब सही बन रहे हैं तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच एक्ट पास द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एड्रेस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था टू एड्रेस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सो दैट वाज आपका जो आया था पिट्स इंडिया 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसके लिए ही था। उसके बाद द एक्ट ड्यूरिंग द रिगीम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, the act during the regime of East India Company responsible for paving the way for shipment of opium to China. So that is, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं मैं, that is again Charter Act 17, Charter Act 1793। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। which is question number 7 is which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly। जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओवर ट्रेड इन इंडिया, तो वो कौन से एक्ट ने अबॉलिश करी है। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखना जरूरी है, ये आ जाता है। सो दैट इज चार्टर एक्ट 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट पास होता है उसकी वजह से आपकी जो मोनोपोली होती है ओवर ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वो अबॉलिश होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, सो दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनकी अगर हम बात करें, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड। बिल्कुल ये पहला सही है, तो ये इन्होंने खत्म करी थी ये ट्रेड, ठीक है, ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद बोला गया है इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ठीक है, विच इज अगेन करेक्ट। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद क्योंकि जो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ये बेसिकली जब हमने देखा होगा पिट्स इंडिया एक्ट वहां पे ही हुआ था, ठीक है, जो रेवेन्यूज कलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये गलत है ये ऑप्शन, तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट बन जाता है ऑप्शन ए ही, क्योंकि उसी में जो है 1 2 करेक्ट है। ठीक है, बाकी में सारों में तीन, तीनों में तीन है, थर्ड स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की, विच इज थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट एन एंड। तो कौन से एक्ट से जो है कमर्शियल एक्टिविटीज जो थी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वो फाइनली जो है वो खत्म होने को आई। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज अब वो क्या बनी थी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। जब मैंने बोला था आपको था चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, इसमें मैंने बोला था कि ये बनी थी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या हुआ था चार्टर एक्ट 1833 में, मैंने बोला था ये फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, अब क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो बना था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, और ईस्ट इंडिया कंपनी अब बनी थी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। आई होप वो सबको याद होगा, और इन केस आपको वो याद नहीं है तो ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है अबाउट चार्टर एक्ट 1833। Next question is which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country। So वो कौन सा एक्ट था जिसमें इंडियंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इनको भी इंक्लूड किया गया था, वो कौन सा एक्ट था। जब मैंने बोला था आपको क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, 1861 में ये इनको बोला गया था। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, जब लॉर्ड कनिंघी उस टाइम पे थे, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि इंडियन जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ट्रांजैक्शंस के लिए जो है ऐड किए गए हैं। ठीक है, फॉर ट्रांजैक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं विच विल बी लाइक साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, इनकी हम बात कर लेते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, इंसेक्ट्स रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीजेस आर कॉल्ड। हमें बोलना है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं ट्रांसमिट डिजीज करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं। सो दीज आर द वेक्टर्स। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ये सही बन जाता है। नेक्स्ट इज बेसिक से क्वेश्चन है आज इस वीडियो में, आगे इसको लेवल जो है वो आपको टफ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको सिलेबस में दिया गया है, तो यहाँ पे हमें बोलना है कौन सी यहाँ पे जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, स्कर्वी इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज नॉट कम्युनिकेबल, अस्थमा नॉट कम्युनिकेबल। सो यही एक वायरल डिजीज है मीजल्स जो कम्युनिकेबल है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। वेरी बेसिक है। व्हाट कॉजेज कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड किससे होता है, अगेन वायरस से होता है। ठीक है, मीजल्स इज कॉज्ड बाय, तो मीजल्स किससे होती है, अगेन वायरस से ही होती है। रूबेला वायरस कॉजेज, तो रूबेला वायरस क्या करता है, कॉज मीजल्स कॉज करता है। वही अगर मैं चिकन पॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है वर्सिला जोस्टर वायरस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी जो यहाँ पे शिंगल्स जो है अडल्ट्स में कॉज करता है, शिंगल्स भी। ठीक है, वहीं पे स्मॉल पॉक्स की अगर बात करें तो स्मॉल पॉक्स किससे होता है, वायरोला वायरस। और मम्प्स की अगर मैं बात करूं तो किससे होता है, ये पायरामाइजो वायरस।
ये कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। विच वन इज अ वायरल डिजीज, इनमें हमें बोलना वायरल डिजीज कौन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच इज रेबीज। रेबीज क्या है, वायरल डिजीज है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, सबको पता होगी 5 जून। एनवायरमेंट इज ए कंपोजिट ऑफ, तो यहाँ पे बोलना है कि एनवायरमेंट किस चीज़ का बना होता है। बायोटिक फैक्टर्स का भी होता है, अबायोटिक फैक्टर्स का भी होता है, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स का भी होता है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में हमें बोलना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। इट कंप्राइजेस बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, बिल्कुल सही होता है। इट हैज प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही। इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम, नहीं, इसमें क्या होता है, ये क्लोज भी हो सकता है, इट कैन बी आइदर क्लोज्ड और ओपन, ये इट डिपेंड्स अपॉन द इट्स जो एबिलिटी होती है, ठीक है, टू एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स, तो इस पे डिपेंड करता है। फिर ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। इट इज नेचुरल रिसोर्स, बिल्कुल, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आगे जो है कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपकी सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी का मेजर पोर्शन आपके इस पार्ट में रहा है, उसके भी हम एमसीक्यूज लेके आएंगे। आपको बस हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है, हमारे साथ ही बने रहना है एंड तक। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट्स में भी अपने कुछ फीडबैक्स या कुछ भी आपको कमेंट्स में मेंशन, जो कुछ भी चीज़ आपको बोलनी होगी कमेंट्स में भी बोल सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमारे साथ चैट जो है कर सकते हैं। कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प उसमें कर देंगे। और बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल दे टेक केयर, थैंक यू।